को नमस्कार। दीपक मलिक जी को, आनंद जी को, राजेंद्र राजन जी को, नलिन को बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है और दुखद प्रसंग है। फिर भी मुझे, मैं एक शब्द में कहूँ तो मैनेजर पांडे ने जो आलोचना को हरदम एक पूंजीवादी समाज के भीतर, यानी जहाँ वर्ग भेद हैं, जहाँ वर्ग संघर्ष है, वहाँ एक मैंने आलोचना को उन्होंने विचारधारात्मक जो है लड़ाई के रूप में लिया है। और उस मामले में वो ग्रामशी और मुक्तिबोध के नजदीक पड़ेंगे। और उनका विचार ये था कि कैसे साहित्य की आलोचना को अपने समय और समाज की आलोचना तक ले चला जाए। जब साहित्य की आप आलोचना करते हैं तो उसमें, और वो चाहे जिस समय के साहित्य की आलोचना आप कर रहे हैं, वो भक्ति काल की भी बात करते हैं सूरदास को केंद्र में रखकर, तो उनके दिमाग में, उनके सामने समकालीन भारत का किसान जीवन भी है, ग्रामीण संस्कृति भी है, लोक भी है। तो पांडे जी ने उस जमाने में विचारधारा की हिमायत जारी रखी और प्रखर किया विचारधारात्मक लड़ाई को, जब विचारधारा के अंत की घोषणा हो रही थी। जब इतिहास के अंत की घोषणा हो रही थी तब उन्होंने इतिहास दृष्टि को सबसे महत्वपूर्ण माना और यथार्थवाद तो था ही। और ये तीनों एक त्रिक बनाता है उनके विचार परिसर के। ये तीन भुज हैं: विचारधारा, इतिहास दृष्टि और यथार्थवाद। और वो इस तरह से घुला मिला है कि अगर किसी एक भुजा में कहीं कोई गड़बड़ी होती है तो बाकी दोनों भी डगमगाती। तो एक सधा हुआ आलोचनात्मक संघर्ष उनका रहा है। आलोचना के क्षेत्र में वो सबसे नजदीकी जिनसे महसूस करते हैं वो है मुक्तिबोध, और उनका एक लंबा लेख है मुक्तिबोध का आलोचनात्मक संघर्ष। उस संघर्ष के जो दोनों पहलू थे, एक तो शीत युद्ध के काल में जो व्यक्ति स्वातंत्र का नारा देकर और ट्रेडिशन, फैमिली और प्रॉपर्टी को बचाने वाला साहित्य, और जो अमेरिकी पूंजी से एक कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ था, उसके विरुद्ध जो है नई कविता के भीतर जो धारा थी, जो समाज के निम्न मध्यम वर्ग से आने वाले रचनाकारों में प्रतिफलित हो रही थी, उसका उल्लेख करते हैं। और दूसरी तरफ हिंदी आलोचना में भी जो इस प्रवृत्ति को, नई कविता में सिर्फ एकायामी ढंग से सोचना कि नहीं साहब ये खाली अभिजात्य प्रवृत्ति है, तो जिस तरह से मुक्तिबोध ने ये बाहर और भीतर दोनों का संघर्ष किया, उसी तरह से मैनेजर पांडे अपने समय में, खासकर जब वो रामविलास जी से और मैनेजर जी, ये नामवर जी से बहस करते हैं विभिन्न मुद्दों पर, तो वो दोनों तरह के स्ट्रगल्स एक साथ कर रहे होते हैं। एक तो उन शक्तियों से जो प्रतिगामी हैं, और दूसरे अपने भीतर सही रास्ते के लिए, उनके खिलाफ क्या सही रास्ता होगा उसके लिए संघर्ष। और वो संघर्ष जाहिर है कि गैर शत्रुतापूर्ण होता है, और वो इसलिए भी होता है कि एक उच्चतर स्तर पर फिर एकता कायम। पांडे जी ने, जैसा कि राजेंद्र राजन जी ने कहा ही, कि बहुत ही व्यक्तिगत संताप की परिस्थितियों में भी उन्होंने, और खास तौर पे जब सोवियत संघ के पतन के बाद, जब आमतौर पे हिंदी में आलोचना का जो माहौल था वो बदल रहा था अपने आप को खामोशी के साथ, बहुत सारे लोग जो पुराने बहुत अच्छे ढंग से मार्क्सवादी पक्षधरता के साथ साहित्य आलोचना में संलग्न थे, वो धीरे धीरे अपने टूल्स को अलग ढंग से मांझ रहे थे, परिभाषित कर रहे थे। उस समय मैनेजर पांडे ने एक किताब लिखी थी 97 में, संकट के बावजूद, कि भाई संकट तो है, सोवियत संघ एक प्रयोग था मार्क्सवाद का, समाजवाद का, वो प्रयोग निष्फल गया, दुनिया एक ध्रुवीय हो गई है, भारत में सांप्रदायिक फासीवाद का उभार हो रहा है, अस्मिता की जो शक्तियां हैं, सामाजिक अस्मिताओं के आंदोलन बढ़ रहे हैं,
दूसरी तरफ वैचारिक क्षेत्र में ये उत्तर सैद्धांतिकी का युग है, जिसमें उत्तर संरचनावाद और उत्तर आधुनिकतावाद का बोलबाला है। लेकिन ये संकट सिर्फ समाजवाद का ही नहीं है, यह संकट पूंजीवाद का भी है, और वह संकट अभी चल रहा है। 1997 में लिखा और 2008 में मेल्टडाउन हुआ है बैंक्स वगैरह का अमेरिका में और सब जगह। लेकिन वो बड़ी दूरंदेशी से ये समझ लेते हैं कि इस बार का जो क्राइसिस है वह सिर्फ एक व्यवस्था का क्राइसिस नहीं है। ठीक है, एक व्यवस्था ढह गई, लेकिन पूंजीवाद का भी गहरा क्राइसिस है, क्योंकि अब तो बहुध्रुवीय होने की ओर है दुनिया। उस समय एक ध्रुवीय थी, लेकिन होता भी नहीं है कभी, बहुध्रुवीयता या द्विध्रुवीयता स्थापित नहीं होती। पांडे जी ने उस समय हिंदी आलोचना में जो एक प्रतिबद्धता थी, एक डिफेंस था मार्क्सिज्म का, उसको उन्होंने बड़ी मजबूती से पकड़े रखा और साहित्य को बेसिकली अपोजिशन के रोल में उन्होंने परिभाषित किया। और वो शुरू से करते आए थे कि साहित्य वो क्षेत्र है जो अपने को प्रतिरोध में ही प्रकट करता है। जितने प्रकार की सत्ताएं हैं समाज में, यानी पूंजी की सत्ता, राज सत्ता, धर्म सत्ता, वर्ण सत्ता, पितृ सत्ता, इन सब सत्ताओं के खिलाफ ही साहित्य जो है अपने आप को लोकेट करता है। और इसलिए प्रतिरोध का साहित्य शास्त्र बनाने में जिन लोगों का अहम योगदान है उसमें मेजर पांडे का है, और इतने अंतःसूत्र उनके आलोचना में बिखरे पड़े हैं जिन्हें विकसित करने की अभी और आगे बहुत जरूरत है। पांडे जी के प्रिय थे कबीर, प्रेमचंद और नागार्जुन, और बहुत कुछ उन्होंने लिखा है। और विभिन्न विमर्शों में जब वो इन शक्तियों इन अपने प्रिय रचनाकारों को लाते हैं, और तीनों अद्भुत व्यंग्यकार थे। और स्वयं पांडे जी भी आलोचना में व्यंग्य की मार बहुत तेज होती थी उनकी। पांडे जी का बहुत कुछ सांस्थानिक योगदान भी है। जेएनयू के सेंटर को बनाने में नामवर जी जिस तरह से उनको लाए थे और जिस तरह से उस सेंटर को खड़ा किया, वो भी अपने आप में बड़ा काम था। रिसर्चेस जो वो कराते थे, हरदम उनकी कोशिश रहती थी एकदम नए नुक्ते नजर से कुछ नई बातें हों। पुरानी कृतियों को भी जब वो निकाल के लाते थे तो देश की बात देउस्कर की या महावीर प्रसाद द्विवेदी की संपत्ति शास्त्र जानबूझ के वो ला रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे किस्म का राष्ट्रवाद, जिसको सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहा जा रहा है, जिस समय ये कहा जा रहा है कि एकमात्र यही राष्ट्रवाद संभव है, उस समय वह उन कृतियों को लाते हैं जो दरअसल इस देश के साम्राज्यवाद विरोधी आर्थिक राष्ट्रवाद की मजबूत कृतियां, उनका पुनर्पाठ करते हैं। इस दौर में जिस समय सांप्रदायिकता उफान पे है, उस समय पांडे जी मुगल बादशाहों की हिंदी कविता पे पुस्तक लिखते हैं, और अभी उनके मृत्यु के बाद ही शायद प्रकाशित हो पाएगी, क्योंकि उन्होंने कंप्लीट तो कर लिया है। वो है दारा शिकोह पर एक किताब। तो जिस तरह का हमला है मिली जुली संस्कृति पर, गंगा जमुनी संस्कृति पर, उसको लेकर भी वो जीवन के आखिर तक उनकी चिंता के केंद्र में यह है कि इसके खिलाफ एक विचारधारात्मक संघर्ष के रूप में आलोचना को विकसित किया जाए। वो अक्सर ये कहते थे, आलोचना कोई विधा नहीं है, सिर्फ आलोचना तो एक दृष्टिकोण है जो साहित्य की तमाम विधाओं में है। एक कोई उपन्यास लिखकर भी आलोचक हो सकता है, मसलन की राग दरबारी में आप देखिए, या कविता में भी आलोचना कर सकते हैं। तो आलोचना को एक बहुत ही बृहत्तर आयाम देने वाले वो आलोचक है। रीतिकाल में लोगों ने एक ढंग से विचार किया कि भाई उसमें दरबारीपन है, नायिका भेद है, ये उन्होंने कहा ये सब तो है ही है, लेकिन अपने समय और उस समय की राजनीति से रीतिकाल कटा हुआ नहीं था। क्योंकि केशव से शुरू माने तो केशव ने जहांगीर जस चंद्रिका लिखी, सीधे अपने समय के एक किरदार पे, समकालीन राजनीति के एक किरदार पे। छत्र प्रकाश और शिवा बावनी लिखने वाले भूषण के बारे में सबको मालूम है। पद्माकर जो है वो सिंधिया को खत लिखते हैं कवित्व में कि अंग्रेज बढ़ते आ रहे हैं, तुम लोग क्या कर रहे हो। और सूर्यमल मिश्रण जो बूंदी राजवंश के मतलब एक तरह से वो
राजकवि थे और रीतिकाल के अंतिम बड़े कवि थे। उन्होंने अपने समय और समाज को लेकर बहुत कुछ लिखा है। 1857 तक वो जीवित थे और उसकी भी चीजों को उन्होंने लाया है। तो पांडे जी हर वक्त एक चीज मैं और कह दूं कि जिस वक्त ये दलित और स्त्री विमर्श हिंदी में आते हैं, उस समय सामान्य तौर पर मुख्य धारा में मार्क्सवादी आलोचना में उसकी स्वीकार्यता शुरू में नहीं, लेकिन मैनेजर पांडे ने अलग से उन्होंने न केवल स्वीकार किया बल्कि ये कहा कि भाई हम वर्ग दृष्टिकोण से अस्मिता के आंदोलनों को देखेंगे। सिर्फ वो अस्मिता का आंदोलन है, अस्मिता का विमर्श है, इसलिए हम उसको खारिज नहीं कर सकते, हम उसका स्वागत करते। यहां तक उन्होंने कहा, एक उनके लेख का शीर्षक था कि राख ही जानती है जलने का दर्द। यानी कुछ अनुभव ऐसे जरूर हैं समाज के अंदर जो हमारे साहित्य में दलित साहित्य की मार्फत ही आ रहे हैं, उससे पहले नहीं आ पाए। इसको आप स्वीकार क्यों नहीं करेंगे? आपके न स्वीकार करने से क्या हो जाता है? और सीधे सीधे उन बहसों में की जगह वो जाते हैं, क्या वज्र सूची का नाम आपने सुना है, या अश्वघोष, वहां से उस परंपरा को ट्रेस करते हैं और कहते हैं कि भाई ये जिसे आप दलित, जो आज का दलित विमर्श है, उसकी एंसेस्ट्री क्या है। और इसी तरह स्त्री विमर्श के बारे में एक महत्वपूर्ण किताब जो उनकी आती है, महत्वपूर्ण लेख उनका है, वो है महादेवी वर्मा पर श्रृंखला की कड़ियां। और वो कहते हैं कि श्रृंखला की कड़ियां तब लिखी गई है जब सेकंड सेक्स तक का प्रकाशन नहीं हुआ था। सिमोन दे बुआ ने सेकंड सेक्स नहीं लिखी थी, 30s में लगातार जो है वो संपादकीय के रूप में लिखती रही। तो इंडियन फेमिनिज्म को खासकर लिटरेचर के क्षेत्र में फिर वो ट्रेस करते हैं महादेवी वर्मा से। इसलिए अपने समय का कोई विमर्श ऐसा नहीं था जिसमें कोई नए नुक्ते को उन्होंने सामने न लाया। आज हम लोग बहुत ही अपने आप को अनफॉर्चुनेट समझते हैं कि वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन जाहिर है, और हम सब लोग मिलके और साझे फ्रंट्स पे बहुत सारी कार्यवाहियां चल रही हैं जिसके बहुत ही हिमायती थे वो हरदम से, और वो आगे चलती रहेगी जब तक भारतीय किस्म का फासीवाद पराजित नहीं होता, तब तक तो लड़ना ही है। और उम्मीद करना चाहिए, जन भाषाओं के बारे में बहुत चिंतित रहा करते थे जी, भोजपुरी ही नहीं बल्कि आदिवासी क्षेत्र की जो भाषाएं, वो कहते थे भाई ये कौन सा हम लोग साहित्य कर रहे हैं कि हम जहां पे रहते हैं उसके कुछ 150 मील पे कोई और भाषा है, हम उसको नहीं जानते, ना उसके साहित्य के बारे में जानते हैं। तो जन भाषाओं की जो चुनौतियां हैं उनको, वो भी उनके दिमाग में बहुत महत्व रखती थी। तो उनको याद करते हुए उनके इन सब पहलुओं को, जिनके बारे में कुछ की मैंने चर्चा की, कुछ की राजेंद्र राजन जी ने की, मलिक दादा कर ही रहे थे। तो मैं समझता हूं कि हम लोग के पास अभी भी उनका जो दाय है, उनकी जो विरासत है, उसमें बहुत कुछ सहेजने का है और बहुत कुछ विकसित करना है। जी प्रणय जी, मैनेजर पांडे का इतना व्यापक फलक है और खास करके पूरा आलोचना शास्त्र पर उनके एक लंबी चर्चा, लंबी बहस होनी चाहिए और उसको सजोने का काम, और जिस तरीके से उन्होंने पूरे आलोचना शास्त्र को विकसित किया। आलोचना शास्त्र में उनके सब कुछ है, समाज शास्त्र है, राजनीति है, आर्थिकी है और अपना भाषा शास्त्र है, सब कुछ मिल जाएगा। इस पर एक लंबे चर्चा का विषय बनता है अब, और हम लोग उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे, विस्तार चर्चा करेंगे। अब हम चलना चाह रहे हैं